In this video, we will discuss about probability. तो what is probability? ये सब आपने क्लास 7th, 8th, 9th इन सब में पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सभी को पता होगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी को हम अगर अदर वर्ड में बोलें तो बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई भी काम अगर हम करते हैं लाइफ में तो वो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं होता है, उसमें कुछ चांसेस होते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। किसी काम के होने के क्या चांसेस हैं या किसी काम के ना होने के क्या चांसेस हैं, आपके सक्सेस होने के क्या चांसेस हैं, आपके सक्सेस ना होने के कितने चांसेस हैं, शेयर मार्केट के ऊपर जाने के क्या चांसेस हैं, शेयर मार्केट के नीचे आने के क्या चांसेस हैं। इस तरीके से काफी कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ में सर्टेन नहीं होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से हम उसके बारे में नहीं बता सकते। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है कि कोई भी काम होने के कितने परसेंट चांस हैं या कितने परसेंट चांस नहीं है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने लूडो तो खेला ही होगा। तो लूडो में क्या होता है कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स हमारे आते हैं। तो इन 6 नंबर्स में 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है या 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है या 3 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में ही आती हैं। क्लियर? एक हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई दो टीम का मैच है। तो जब भी दो टीम का मैच होता है, मैच स्टार्ट होने से पहले कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन और एम्पायर जाते हैं वहां पर और टॉस करते हैं। ठीक है, तो टॉस जब वो करेंगे तो एक क्वाइन लिया जाता है। अब आप सभी को पता होगा कि क्वाइन में 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक तरफ हेड का होता है और दूसरी तरफ टेल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक एक लोग चूज करते हैं, या तो हेड चूज करता है एक कैप्टन या फिर टेल चूज करता है। तो हम सपोज करते हैं कि दो टीमें जो हैं वो एक महेंद्र सिंह धोनी की है और दूसरी विराट कोहली की है। तो ये दो कैप्टन जा रहे हैं और विराट कोहली जो है उसमें से हेड चूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हेड आएगा तो उनकी टीम विन कर जाएगी और वो ऑप्शन ले लेंगे कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। और अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तो ऑटोमेटिकली धोनी की टीम जीत जाएगी। ठीक है, तो हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है और टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन इसमें से सक्सेस कितना होगा? 1। यानी कि जो रेट है वो कितना है? 2 में से 1, यानी कि हाफ। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि 50-50% चांसेस है दोनों के विन होने के। 50% चांस है कि विराट कोहली की टीम टॉस जीते और 50% चांस है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम टॉस जीते। क्लियर? हालांकि दोनों एक ही टीम में हैं लेकिन आईपीएल में अलग अलग हैं। तो हेड और टेल दोनों के चांसेस अलग अलग हैं, 50-50%। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रोबेबिलिटी का यूज हमारी रियल लाइफ में कहां कहां पर होता है? जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम तरह तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे। तो हर स्ट्रेटजी में हम यही तो सोचते हैं ना कि इस स्ट्रेटजी पे को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के क्या क्या चांसेस होंगे। सपोज जब आप पढ़ाई के लिए कोई प्लान बनाते हो तो एक स्ट्रेटजी तैयार करते हो कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। तो उस स्ट्रेटजी से आप सारी चीजों को कंबाइन करके देखते हो कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, और इतना टाइम स्पैन हमारे पास बचा हुआ है 6 मंथ, 3 मंथ या 2 मंथ। तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो और उस स्ट्रेटजी में आप सबसे पहले इस बात को ही प्रेफरेंस देते हो कि हमारे इस स्ट्रेटजी से कितनी सक्सेस हमें मिल जाएगी, इस बात के कितने चांसेस हम बढ़ा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का भी हमारी रियल लाइफ में यही यूज है। हर जगह पे हम जब भी कोई प्लान बनाएंगे तो चांसेस को ध्यान में रखते हुए कि फेयर चांसेस हमारे कितने बन सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम बनाते हैं प्लान। तो इसलिए रियल लाइफ में इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पर बेस्ड कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है हमने, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि अ प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम।
यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पहले तो एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, या तो हेड, अभी मैंने लिखा था, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, तो ये है रिजल्ट, यानी कि कॉइन को जब हम टॉस करेंगे इस तरीके से, मैंने ऊपर फेंका, तो जब नीचे आएगा तो या तो हमें उसमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि कहीं सिक्का खड़ा हो गया, या नाली में गिर गया, या ऊपरी रह गया, या कहीं अटक गया, तो इसीलिए ये टर्म यूज किया जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, जिनको हम अपने तरीके से नहीं बल्कि वेल डिफाइंड हो, तो वो वेल डिफाइंड आउटकम क्या होंगे हमारे, हेड और टेल। ये जो अपने मन में आ रहे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं कि वो ऊपरी रह गया या नीचे गिर गया या कोई लेकर के भाग गया या आसमान में ही रह गया, इस तरीके से ऐसा ये वेल डिफाइंड आउटकम नहीं होते हैं। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक प्रोसेस जिसमें हम कोई भी रिजल्ट को वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं, जिसमें ऐसा एक आउटकम मिलेगा जो वेल डिफाइंड होगा। क्लियर? तो वो कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट। राइट? नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो हमें पता है। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल ही आएगा, ये कंफर्म है, बट हेड ही आएगा या टेल ही आएगा ये हमें नहीं पता है। तब हम इसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक इन विच, मतलब अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ एक्सपेरिमेंट इन विच एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नोन, जिसमें हमें स्पेसिफिकली नहीं पता है कि क्या आएगा। ठीक है, जैसे जब हम डाइस को रोल करेंगे तो ये हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आएगा, लेकिन 1 ही आएगा या 6 ही आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, ये हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि हमने टॉस को, हमने कॉइन को टॉस किया था या फिर डाइस को रोल कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे टोटल आउटकम आने वाले हैं उनके सेट को, सेट का मतलब ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, और उन सारे आउटकम का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस, और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम डाइस को जब रोल करेंगे तो हमारे आउटकम क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यही तो आउटकम मिलेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ये कहलाएगा हमारा सैंपल स्पेस। राइट? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वली हो और लाइकली यानी कि सेम हो। तो ऐसे आउटकम जिनके जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, या चांसेस सेम होते हैं, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, जितनी पॉसिबिलिटी अभी मैंने बताया था 50% चांस थे एक टीम के विन होने के और 50% चांस थे उसकी अपोजिट टीम के विन होने के। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 1/2। यानी कि दोनों के जब आने के चांसेस सेम होते हैं तब हम उन आउटकम्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? जैसे अगर हम डाइस को रोल करेंगे तब भी जितनी पॉसिबिलिटी 1 आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी 2 3 4 5 6, इन सभी के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो हम ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। राइट? इसके बाद आता है नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो यानी कि ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे इक्वली लाइकली आउटकम्स था, जस्ट उसका अपोजिट होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। यानी कि जब जो हमारे आउटकम्स हैं उनके सभी के आने की पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है, तब हम उसको बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, जैसे आपकी पॉकेट में अगर कुछ 2 रुपीज के कॉइन पड़े हुए हैं और कुछ 5 रुपीज के कॉइन पड़े हुए हैं। सपोज करते हैं कि 5 रुपीज के कॉइन जो है वो 20 हैं और 2 रुपीज के कॉइन 2 हैं। अब आप अपनी पॉकेट में जब हाथ डाल के कोई कॉइन निकालते हैं तो 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 से कम होगी कि नहीं होगी?
ठीक है, क्योंकि 20 है, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 20 हैं, इसका मतलब इनके नंबर ज्यादा है तो इनके चांसेस भी ज्यादा होंगे। उसी तरीके से यहां पर केवल 2 ही कॉइन है 2 रुपीज के, तो इनके आने के चांसेस कम है, तब हम इसको बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, राइट। इसको एक और एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉल्स उसमें रेड हैं, ठीक है, ये एक बैग है, इसमें खूब सारी बॉल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बॉल्स जो हैं वो रेड हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 बॉल्स ऐसी हैं जो रेड हैं, ये सब रेड बॉल्स हैं, बस 2 बॉल्स ऐसी हैं जो ब्लू हैं, ब्लू को हमने रेक्टेंगल से शो कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इस बैग में से जब कोई बॉल निकालेंगे तो क्या चांसेस हैं कि रेड बॉल आएगी या ब्लू बॉल आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, रेड आने के ही हैं, क्योंकि 100 बॉल्स ऐसी हैं इस बैग में जो रेड हैं, केवल 2 बॉल ऐसी हैं जो ब्लू हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी रेड की ज्यादा है और ब्लू की कम। तो इस टाइप के आउटकम को हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इवेंट। एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हमारे आउटकम मिलेंगे हमको, उसको हम कहेंगे इवेंट। यानी कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, रैंडमली अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो हेड या फिर टेल। तो ये जो आउटकम होंगे वो क्या कहलाएगा, इवेंट। क्लियर। सेकंड एक डेफिनेशन आती है हमारी इंपीरिकल। ये टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इंपीरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉइन को मान लेते हैं कि 100 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है, और उन 100 टाइम में हमें 43 टाइम्स हेड मिलता है और बाकी का कितना बचा, 100 माइनस 43 करेंगे तो 57 टाइम्स टेल आता है, ठीक है। तो यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 43/100, क्योंकि 100 में से 43 टाइम्स हेड आया है और 57 टाइम्स टेल आया, यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 57/100। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे इंपेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। सेकेंड टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है क्लासिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में हमें क्या है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए कोई फॉर्मूला बनाया गया थ्योरेटिकली, जिससे हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या फॉर्मूला होगा उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। क्लियर। क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए जैसा मैंने बताया फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला कैसे आता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉइन का ही एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें हेड या टेल को हम H, T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा सैंपल स्पेस, क्योंकि ये टोटल आउटकम है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब अगर हम कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो 2 में से 1, यानी कि 2 हमारे पास आउटकम है, उसमें से एक ही आएगा। तो यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। और अगर टेल आने की पॉसिबिलिटी हमें फाइंड करनी हो तो टेल आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी, 2 में से 1, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 2 है और उसमें से एक ही तो आएगी ना, टेल जब आएगा तभी तो हम कहेंगे कि टेल आने की पॉसिबिलिटी है, तो 1/2, और हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2। यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बनाएं तो क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू जो भी हमारे फेवर में है, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का। जैसे यहां पर हेड आने की पॉसिबिलिटी थी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, PH से इसको डिनोट कर देंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवर में क्या है, हेड, तो हेड कितने टाइम है, 1, तो 1 लिख देंगे ऊपर, अपॉन टोटल आउटकम कितने, हेड और टेल यानी कि 2, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। क्लियर। अगर ऐसे ही टेल आने की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, PT से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवर में कितना है टेल, 1, तो 1 लिखा, अपॉन में कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 2, तो 1/2 इज द आंसर। क्लियर। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे, राइट।
आगे का एग्जांपल लेते हैं, यही कॉइन वाला ही, कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फाइंड कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, S इक्वल टू H कॉमा T, यानी कि हेड या टेल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होगा 1/2, राइट। अब अगर हम इसको बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो हम इसको दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ठीक है, तो अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, PT इक्वल टू 1/2, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, तब तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। या फिर एक और भी चीज लगा सकते हैं कि किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी और उसी काम के ना होने की पॉसिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। नॉट गेटिंग हेड को H डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो हमारे फेवर में हेड नहीं है तो क्या होगा, टेल, यानी कि फेवर में 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 2। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, PH प्लस PH नॉट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्लियर। और कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से अबव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम होने के चांसेस हमेशा 100% ही होते हैं, इससे अबव नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100%, क्लियर। कभी भी 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगी किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डाई के ऊपर, ठीक है। एक डाई को हम रोल करते हैं तो पहले हम उसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। जब हम डाइस को एक रोल करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे होंगे सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने हैं देख लिए, 2 1 टाइम है तो फेवर में कितना हुआ 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एंड 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एंड 5। तो 4 और 5 दोनों के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है, तो टोटल कितना हो गया 2 टाइम्स। तो 2 अपॉन टोटल आउटकम कितना, वही 6, तो 2 अपॉन 6, यानी कि 1/3 इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। तो नॉट को हम 6 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 6 ना आए, तो अगर 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, यानी कि हमारे फेवर में कितने हैं, 6 में से 5 आउटकम हमारे फेवर में है और 1 आउटकम हमारे फेवर में नहीं है। तो जब 5 फेवर में है तो डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं 5/6, या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो कितनी होती, 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 अपॉन टोटल 6, 1 अपॉन 6 आ जाती। और फिर मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इक्वल टू 1, एंड यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 निकाल लेते 1/1 माइनस 1/6, जो कि एलसीएम लेने के बाद आ जाता 5/6। तो इस तरीके से इन दोनों ही तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमने डाइस पे ही लिया है बेस्ड, कि व्हेन अ डाइस थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो फिर से जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा,
सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पी ई से, और फेवर में कितने होंगे? देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 एंड 6। तो 3 नंबर्स हैं जो इवन नंबर के फेवर में हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 3 अपॉन टोटल कितना है? 6। आंसर इज 1/2। क्लियर? सेकेंड पार्ट है अ नंबर बिटवीन 3 एंड 8। तो इनमें से नंबर देखिए 3 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? सेकेंड पार्ट में अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 8 के फेवर में कौन कौन से हैं? 4 5 एंड 6। अब 7 और 8 है ही नहीं, इसमें डाइस में आते ही नहीं है। तो फिलहाल 8 अगर यहां पर कोई नंबर हम मान लें तो 8 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 5 एंड 6। तो फेवर में कौन कौन से आ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 3 एंड 8 इक्वल टू 3 फेवर में है अपॉन टोटल 3 1 जार 3 2 जार, आंसर इज 1/2। क्लियर? और इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी हम लगाएंगे। क्वेश्चन इज एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि फेवर में कौन कौन से नंबर होंगे? या तो वो इवन नंबर हो, तो पहले हम इवन नंबर को देख लेते हैं कौन कौन से? 2 4 एंड 6। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 और 6। 6 पहले इंक्लूड कर चुके हैं तो दोबारा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, इक्वल टू 1 2 3 4, 4 नंबर हैं अपॉन में टोटल कितना? 6 2 2 जार 2 3 जार, आंसर इज 2/3। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, डाइस पर बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाइन के ऊपर, लेकिन इसमें क्या है कि 2 क्वाइन को टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एंड थर्ड इज गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जब भी 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हमारी पॉसिबिलिटीज कैसे बनेंगी? या तो पहली बार दोनों में हेड आ जाएगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट वाले में हेड आया और सेकंड वाले में टेल आया, या फिर फर्स्ट वाले में टेल आएगा सेकंड वाले में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। जब भी 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? अगर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो उनकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर n से। क्लियर? क्योंकि देखिए टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2, और जितने पावर किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी बार उनको टॉस किया जा रहा है, तो 2 की पावर n, क्योंकि 2 हैं कॉइन इस बार तो इसलिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 टोटल आउटकम होंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम डाइस के लिए निकालेंगे कि अगर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो उनका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 की पावर n। ठीक है, 6 की पावर n मतलब 2 डाइस लेंगे तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। क्लियर? तो इस तरीके से हम टोटल आउटकम निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हमें क्वाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वो आउटकम होंगे। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड कब आया है? 1 टाइम, ना तो यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, तो हमारे फेवर में कितने हैं? केवल 1। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इक्वल टू फेवर में 1 है और टोटल आउटकम 4 है, तो आंसर आ गया 1/4। क्लियर? सेकेंड पार्ट है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड यानी कि कम से कम 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड इसमें भी है, कम से कम 1 हेड इसमें भी है, और कम से कम 1 हेड इसमें भी है। क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 हैं। 2 का मतलब हो गया कम से कम 1, लेकिन 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है? एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1, यानी कि 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे फेवर में ये 3 आउटकम है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू फेवर में आ गया 3 अपॉन में टोटल यानी कि 4, और आंसर इज 3/4। क्लियर? थर्ड पार्ट है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे एटलीस्ट है उसी तरीके से एटमोस्ट भी है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 1, और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 किसमें है?
इसमें है क्या ज्यादा से ज्यादा एक? इसमें तो 2 हो गए ना, तो ज्यादा से ज्यादा किसमें है? एक इसमें हो गया और दूसरा इसमें हो गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड है इन दोनों में, ठीक है ना। तो इन दोनों आउटकम्स में ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड है, तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हुए? 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड कितनी आ जाएगी? फेवर में है 2 और अपॉन में टोटल 4, 2 1 जार 2 2 जार, आंसर इज 1/2। एक बार फिर से समझ लिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, ठीक है ना। एटमोस्ट 1 मीन्स हुआ ज्यादा से ज्यादा एक, तो ज्यादा से ज्यादा एक के लिए 2 आउटकम है हमारे फेवर में, इसलिए आंसर आया 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट बॉल को फाइंड करने का। तो पहले हम टोटल सैंपल स्पेस लिख लेंगे कि सैंपल स्पेस कितना है। सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सैंपल स्पेस कितना है? 3 + 5 + 2। टोटल बॉल्स कितनी है? 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2, 3 5 8, 8 + 2 इज 10। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा? 10। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल को हम PW से रिप्रेजेंट करेंगे। फेवर में कितने हैं? 3। भाई अगर हम बॉल निकालेंगे तो हमारे फेवर में 3 बॉल ही तो आएंगी अगर व्हाइट आनी है तो फेवर में कितना आ गया? 3 अपॉन में टोटल कितना? 10। तो आंसर कितना आ गया? 3/10। क्लियर? सेकेंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये व्हाइट थी बॉल, ये ब्लैक है और यहां पर रेड है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल तो है ही नहीं, तो जब ब्लू बॉल है ही नहीं बैग में, तो इसका मतलब उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0, क्योंकि ब्लू बॉल तो है ही नहीं ना बैग में, तो पॉसिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं। फेवर में एक भी नहीं है, अपॉन में टोटल 10, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। तो इस टाइप का इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। यानी कि वो हो ही नहीं सकता। ये इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू, इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। और अगर श्योर इवेंट की बात करें, एक इवेंट है जिसके बारे में हम श्योर हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, यानी कि वो 100% है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी 1। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम रेड की पॉसिबिलिटी निकाल लें सिंपली, जैसे हमने व्हाइट की और ब्लू की फाइंड करी है, या ब्लैक की फाइंड करते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी होगी? फेवर में कितना है? 2 अपॉन में टोटल कितना? 10, 2 1 जार 2 5 जार, आंसर आ गया 1/5। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड। तो नॉट गेटिंग रेड अगर फाइंड करना है तो हमने क्या बताया था? उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 - 1/5, एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 5, 5 - 1 यानी कि 4/5। क्लियर? तो 4/5 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? रेड ना आने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 2 to 10। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ कार्ड चूज एट रैंडम, ठीक है। एक हम रैंडमली कोई कार्ड निकालते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो कार्ड एक इवन नंबर होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि 9 कार्ड्स हैं, उनमें क्या नंबर पड़े हुए हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 9 कार्ड हैं और उनमें नंबरिंग की गई है। एक पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ऐसे करके रिस्पेक्टिवली 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 एंड 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर इक्वल टू, फेवर में कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 9। तो 5/9 इज द आंसर। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है अ मल्टीपल ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 को हम इंटू 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक तो 3 हो गया, एक 6 हो गया,
देन 9 हो गया। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो हमारे फेवर में कितने आ गए? 3 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस 9, 3 1 जार 3 3 जार, तो आंसर आ गया 1/3। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारा एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। तो देखिए 2 इवन नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 इवन नंबर नहीं है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है। हमें दोनों कंडीशन एक साथ लेनी है, एंड लिखा हुआ है। क्लियर? 4 जो है वो एक इवन नंबर है बट वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, तो ये एक नंबर हो गया। देन 7 8 9 भी 3 का मल्टीपल है लेकिन वो एक इवन नंबर नहीं है। 10 इवन नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं। तो केवल एक नंबर ऐसा है जो हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू, फेवर में आया 1 और अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस इज 9, देन आंसर इज 1/9। क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है हमारा एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी इस बार और लगा है। और एंड में यही डिफरेंस है, जब एंड होगा तब हम दोनों कंडीशन लगाएंगे, और होगा तो हम दोनों में कोई सी भी कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो उसको ले लेंगे। ठीक है? जैसे लिखा है इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना? तो यहां पर कुछ ऐसे नंबर थे जो इवन नंबर तो थे लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, तो इस बार उनको भी इंक्लूड करना है। तो ये इवन नंबर हो गए 2 4 6 8 एंड 10, और मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3 6 और 9। क्लियर? तो टोटल नंबर कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू, फेवर में कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अपॉन में टोटल कितना? 9, तो आंसर आ गया 7/9। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।